एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें कि हमारी क्लास चल रही है हिंदी के भाषिक स्वरूप पर। इस पर हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके उस क्लास को देखिए, जिसमें कि हमने भाषा विज्ञान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद बताने हैं आपको। अलपप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, संवृत, विवृत, इनमें से कोई नहीं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं? कंपन के आधार पर ध्वनियों के कितने भेद माने गए हैं? तो स्वर तंत्रियों कंपन के आधार पर 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, 2 भेद कौन कौन से? ऑप्शन बी, अघोष और सघोष। ठीक है, याद रखना है। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2 भेद, अघोष, सघोष। अघोष, ठीक है, ए यानी रहित, घोष यानी कंपन से रहित। ठीक है, सघोष, स सहित, घोष यानी कंपन। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन होता है वो क्या कहलाती है ध्वनियाँ? वो ध्वनियाँ सघोष ध्वनियाँ कहलाती है। याद रखना है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो स्वर यंत्र है उसमें कंपन उत्पन्न होता है वो सघोष ध्वनियाँ कहलाती है, और जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता वो अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। याद रखना है, अघोष ध्वनियाँ जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, और सघोष यानी कि सहित यानी कि कंपन के सहित जिसमें कंपन उत्पन्न होता है वो ध्वनियाँ सघोष ध्वनियाँ कहलाती है। कौन कौन सी है स्वर तंत्र के आधार पर? 2, अघोष और सघोष। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद बताने हैं। अलपप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, संवृत, विवृत, इनमें से कोई नहीं बताना है। तो श्वास की मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? अलपप्राण, महाप्राण। ठीक है, अलपप्राण और महाप्राण जो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। अलप यानी कि कम, प्राण यानी कि वायु। एक सेकंड, अलप यानी कि कम, प्राण यानी कि वायु, श्वास या सांस। ठीक है, कम। और दूसरा कौन सा है? महाप्राण। महा यानी कि अधिक, प्राण यानी वायु। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की कम मात्रा लगती है वो कौन से कहलाते हैं? अलपप्राण। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है कि अलपप्राण कौन से है? कम, प्राण यानी कि वायु यानी कि सांस। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की कम मात्रा लगती है वो अलपप्राण, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है वो महाप्राण। ठीक है, याद रखना है, श्वास की मात्रा के आधार पर 2 व्यंजनों के 2 भेद हैं, अलपप्राण और महाप्राण। याद रखना है। नेक्स्ट, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन क्या कहलाता है? अलपप्राण, महाप्राण, घोष या अघोष? राइट आंसर बताना है। घोष या सघोष एक ही होता है। घोष यानी कि कंपन, स यानी कि सहित। अभी हमने पढ़ा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन क्या कहलाता है?
कितने वर्ग माने गए हैं? एक सेकेंड। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। ठीक है। कै, खै, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर है अलपराण। ठीक है। ये 5 वर्ग माने गए हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। हमने पिछली क्लास में इस पे चर्चा की है। ठीक है। अलपराण कौन कौन से? किसी भी वर्ग का पहला यानी कि कै, ये पूरी में होगा। हर वर्ग में इसमें चै, छै, ये पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा व्यंजन है वो कहलाता है अलपराण। और इसके साथ जुड़ जाते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, व। ठीक है। ये कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अलपराण। अलपराण, अलपराण जो कि श्वास की मात्रा के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, हमने अभी पढ़ा अलपराण और महाप्राण। ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास या सांस की मात्रा कम लगती है वो कौन से कहलाते हैं? अलपराण। ठीक है। और अलपराण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल, व, ये व्यंजन कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो अलपराण ध्वनियाँ कहलाती है। याद रखना है। नेक्स्ट, किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? अलपराण, महाप्राण, घोष या अघोष? बताना है आपको इसमें राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर है किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो कहलाता है महाप्राण। हमने अभी पढ़ा तो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है। किसी भी वर्ग का, ये आप खुद से देख लेना। ठीक है। किसी भी वर्ग का हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वो कहलाता है अलपराण। तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो कहलाता है महाप्राण। और इनके अलावा महाप्राण कौन सा कहलाता है? महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन कौन कौन से है? से और है। किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और उसके अलावा उष्म व्यंजन जो कि से और श है, ये कहलाते हैं महाप्राण ध्वनियाँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास या सांस की मात्रा अधिक लगती है वे ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ कहलाती है? महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। और महाप्राण ध्वनियों में किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और प्लस उष्म व्यंजन जो कि से है तो वो क्या, कौन सी ध्वनियाँ कहलाती है? तो वो ध्वनियाँ कहलाती है महाप्राण ध्वनियाँ। याद रखना है। नेक्स्ट, व्यक्तवाणी का नाम भाषा है, यह कथन किसका है? ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और अलपराण, महाप्राण, घोष, सघोष और अघोष, इनसे हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यक्तवाणी का नाम भाषा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन सी
पाणिनि का यह कथन माना जाता है। पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है, हमने पढ़ा था, तो पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में से घोष वर्ग है, घोष यानी सघोष भी कंपन के सहित, ठीक है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो ध्वनियाँ हैं, जो व्यंजन हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। आपको बताना है कि इनमें से सघोष वर्ग कौन सा है, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है यानी कि कंपन के सहित, वो ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ कहलाती है, सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है, ठीक है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो सघोष वर्ग कहलाता है, ठीक है। इसके साथ होता है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस जो अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से, ये, रे, ले और व। जो अंतस्थ व्यंजन है वो सघोष ध्वनियाँ कहलाती है, ठीक है। अलप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, इन सबको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हर बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो सघोष वर्ग कौन सा है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और प्लस ये, रे, ले, व यानी कि अंतस्थ व्यंजन, ये ध्वनियाँ सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, भाषा की परिवर्तनशीलता होती है, ठीक है। भाषा की परिवर्तनशीलता होती है किसके आधार पर, स्थान भेद के आधार पर, परिस्थिति के भेद के आधार पर, काल भेद के आधार पर, या यह सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यह सभी। भाषा की जो परिवर्तनशीलता है वो स्थान भेद, परिस्थिति भेद और काल भेद, इन सब के अनुसार परिवर्तनशील होती रहती है, याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अघोष ध्वनि है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि यानी कि यानी कि रहित, घोष यानी कि कंपन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं हो, वो ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। हमने पढ़ा था कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, कौन सी, सघोष और अघोष। जो कंपन रहित हो, जिनके व्यंजनों के उच्चारण में कंपन ना हो, वे ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। सघोष ध्वनि हमने अभी भी पढ़ा कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो व्यंजन है वो सघोष ध्वनि है। तो क वर्ग, च, त, त और प, ठीक है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है, पहला तो दूसरा व्यंजन प्लस जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं श, से और है, ठीक है। याद रखना है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और प्लस उष्म व्यंजन यानी कि से है, ये ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं, तो ये ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। द और ध जो कि पहला दूसरा व्यंजन नहीं है, ग ये भी नहीं है, ड ये भी नहीं है, प और फ जो कि प वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है। तो इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी,
किसी भी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और श है, यानी कि उसमें व्यंजन जो ध्वनियाँ हैं वो ध्वनियाँ अघोष ध्वनि कहलाती है। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य? राइट आंसर बताना है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखिए, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार किए गए हैं, एक सेकेंड, अर्थ के आधार पर ये जो सारे वाक्य हैं, ये जो प्रकार है वो अर्थ के आधार पर किए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो वाक्य के 8 प्रकार माने गए हैं, ठीक है, जिनमें से 4 यहाँ पे दिए गए हैं। आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर एक इच्छा व्यक्त की गई है। वे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध हो, वो वाक्य कौन से कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी, इच्छावाचक वाक्य इसमें राइट आंसर है, याद रखना है। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। कंठ प्लस ओष्ठ्य, कंठ प्लस ओष्ठ्य। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? नेट जेआरएफ परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, औ जो है वो कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। इस प्रश्न भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। याद रखना है इस प्रश्न को कि कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? यह भी नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। संयुक्त ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, याद रखना है। आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। वाक्य हमने पढ़े कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आश्रित उपवाक्य है, यानी कि जो रचना के आधार पर वाक्य है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार किए गए हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है, ठीक है। तीन वाक्य है ये, जो रचना के आधार पर इनका प्रकार किए गए हैं। रचना के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। विधिवाचक वाक्य है वो अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, याद रखना है। आपको बताना है कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है इनमें से। तो एक सेकंड, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में आता है, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य वे वाक्य जिनमें एक तो साधारण वाक्य होता है, ठीक है, और उसी के अधीन या आश्रित एक दूसरा उपवाक्य होता है। ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप समझो, जैसे इसमें एक साधारण वाक्य होता है और उसके अधीन या आश्रित एक उपवाक्य होता है। जैसे राम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, ठीक है, यह वाक्य दिया गया है। अब मिश्र वाक्य क्या है? राम ने लिखा है, यह एक इसमें साधारण वाक्य है, प्रधान वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक साधारण वाक्य होता है और उसके अधीन या आश्रित एक उपवाक्य होता है। तो राम ने लिखा है, ये यहाँ पर प्रधान वाक्य है, ठीक है, प्रधान वाक्य है। और वह कल आ रहा है, यह उसके अधीन या आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आ रही है। ध्यान से सुनना, एक एक प्रश्न आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। राम ने लिखा है, ये यहाँ पे एक प्रधान वाक्य है, और वह आ रहा है, कल आ रहा है, यह इसमें एक आश्रित उपवाक्य है। और की, इसको ध्यान देना है, की के द्वारा जो समुच्चय बोधक चिन्ह है, ठीक है,
लिखा हुआ इतना समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ मेरे व्याख्यान को अच्छे से सुनिए। जो की है वो समुच्चय बोधक चिन्ह के द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया है। तो मिश्र वाक्य जिसमें कि एक प्रधान वाक्य होता है और उसके अधीन या आश्रित एक उपवाक्य होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं और व्यंजन उन पर आधारित ध्वनियाँ हैं, यह किसने कहा है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, पतंजलि ने सर्वप्रथम यह वर्गीकरण करते हुए कहा था कि स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं और व्यंजन उन पर आधारित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, किसने वर्गीकरण किया यह सर्वप्रथम? तो यह किया सर्वप्रथम पतंजलि ने। ठीक है, याद रखना है। स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? पूछा है स्पर्शी व्यंजन। हमने पीछे की क्लास में चर्चा की थी कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और प्रत्येक के अंदर 5-5 व्यंजन हैं। ठीक है, इन सबको उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ठीक है, और इनमें कितने व्यंजन आ गए हैं? इनमें स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं पूरे 25। ठीक है, याद रखना है, पीछे की क्लास में हमने इस पे अच्छे से चर्चा की है। क, ख, ग, घ और अंगा, इनमें ऐसे करके इनमें 5-5 सब में व्यंजन हैं। तो 25 व्यंजन हो गए जिनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, और इनको उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि उच्चारण स्थान कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। याद रखना है। कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। ग, महाप्राण, सघोष ध्वनि। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इनमें आपको महाप्राण और सघोष दोनों चीज़ें देखनी है। ठीक है, दोनों को देखने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर को। महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक है, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो सघोष ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक है, तो घ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया क वर्ग का चौथा व्यंजन। तो चौथा इसमें भी है और इसमें भी है, तो घ महाप्राण और सघोष दोनों ध्वनियाँ हैं, ये इसमें सही है। ठीक है, याद रखना है, ऐसे ही हल करना है इन प्रश्नों को। अलपप्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वो क्या कहलाता है? अलपप्राण। ठीक है, और प्लस किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। ठीक है, तो च दिया गया है यहाँ पे। च अलपप्राण भी है पहला, और अघोष में भी है पहला व्यंजन। तो यहाँ पे च हो गया राइट आंसर। अलपप्राण भी है और अघोष ध्वनि भी है। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे पुराण नहीं प्राण आएगा, महाप्राण। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण। ठीक है, और फिर अघोष पूछा है, तो अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती है? किसी भी वर्ग की पहली और दूसरा जो व्यंजन है वो अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। हमसे पूछा गया है ख क वर्ग का दूसरा व्यंजन है, तो दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें ये भी राइट आंसर है। ख महाप्राण भी है और अघोष ध्वनि भी है। यहाँ पे प्राण कर लेना, टाइपिंग में गलती हुई है। इसमें पूछा गया है महाप्राण, तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। सघोष में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो सघोष कहलाता है। पूछा गया है हमसे ब है प वर्ग का तीसरा व्यंजन। ठीक है, तो तीसरा व्यंजन सघोष ध्वनि में तो आता है लेकिन महाप्राण ध्वनि में नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ब
केवल सघोष ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें सही है, याद रखना है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद है 3, 4, 5 या 6। पूछा गया उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद पूछे गए हैं, याद रखना है। व्यंजनों के नहीं पूछे हैं, स्वरों के भेद पूछे हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वरों के कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालु, एक सेकेंड, कंठ तालु और कंठोष्ठ्य। ठीक है, कंठोष्ठ्य, ध्यान से लिखा सही नहीं जा रहा है। कंठोष्ठ्य, कंठ तालु, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, तालव्य और कंठ्य। कितने हो गए? 6 भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद है। कंठ्य के अंदर आएगा ए, आ। ठीक है, तालव्य में आएगी ई और ई, मूर्धन्य में री, ओष्ठ्य में उ। ठीक है, कंठ तालु में आएगी ध्वनियाँ ए, आई और कंठोष्ठ्य में ओ, औ। ठीक है, अब पीछे प्रश्न आया था, मैंने बोला था कि नेट जेआरएफ में आया वो प्रश्न है, ध्यान देना। उसमें पूछा गया था कि कौन सी ध्वनि कंठोष्ठ्य ध्वनि है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ और औ कंठोष्ठ्य ध्वनि है, उसमें ओ था तो वो उसमें राइट आंसर था। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद माने गए हैं और ये ध्वनियाँ हैं जो इनको उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग रखी गई है, ध्यान देना है, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है, आपको बताना है। इनमें से लिख देती हूँ ताकि आपको फिर से समझ आए जाए, अच्छे से समझ लो इन प्रश्नों को। हर बार ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, हर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हर परीक्षा में कंठ तालु और कंठोष्ठ्य। ठीक है, कंठ में रखा गया है ए, आ, ई, मूर्धन्य में री, उ, ए, आई और ओ, औ। ठीक है, आपसे पूछा गया कि कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है या कंठ तालु ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और ऐ को कंठ तालव्य ध्वनि में रखा गया है। इसमें ऐ है तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, याद रखना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट, मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? पूछा है मात्रा के आधार पर, ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न आते रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। ठीक है, कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद किए गए हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर में रखा गया है ए, ई, उ और री। ठीक है, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर कितने माने गए हैं? तो मूल स्वर माने गए हैं 4 ही मूल स्वर माने गए हैं, ए, ई, उ और री। इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, यानी कि जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, और इनको मूल स्वर भी 4 ही माने गए हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर में रखा गया है ओम,
ओम। ठीक है। ह्रस्व स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, यानी कि इन स्वरों से दोगुना समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर, जिसमें कि ओम, यानी कि इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में। ठीक है, तो वो कौन से स्वर कहलाते हैं? वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग तो हिंदी में न के बराबर होता है, आपको ध्यान देना है इस पे। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद माने गए हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसमें 3 भेद माने गए हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें यह भी ध्यान देना है कि प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए कि रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद माने गए हैं, तो एक सेकेंड, तो रचना के आधार पर स्वर के भेद माने गए हैं 2। रचना के आधार पर अगर पूछा जाए स्वर के भेद, रचना के आधार पर स्वर के भेद कितने माने गए हैं, तो वो माने गए हैं 2। कौन कौन से? मूल स्वर और दीर्घ स्वर। हमने अभी पढ़ा कि ह्रस्व स्वर जिसमें 4 स्वर रखे गए हैं उनको मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी कि ए, ई, उ और री मूल स्वर कहा जाता है। इनको 4 मूल स्वर माने गए हैं। तो रचना के आधार पर अगर स्वरों के भेद पूछे जाए तो वो 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। और अगर पूछा जाए मात्रा के आधार पर तो हमने पढ़ा 3 स्वर। नेक्स्ट, स्वर रहित ए रै का प्रयोग हुआ है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, स्वर रहित जो रै का प्रयोग है वो इनमें से किस में हुआ है? तो ऑप्शन सी, आयुर्वेद में स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर है, इसमें याद रखना है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये हमने पीछे की क्लास में चर्चा की है जब भाषा विज्ञान को पढ़ रहे थे। ऑप्शन ए, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। बार बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है यानी सांस है, मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? राइट आंसर बताना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है, उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। याद रखना है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो नाक से बाहर निकलती है, वो नासिकीय ध्वनियाँ कहलाती है। हमने पीछे की क्लास में इस पर चर्चा की थी कि नासिकीय ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है, आपको उन पे ध्यान देना है। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर या जो 5वां वर्ण है वो नासिकीय ध्वनियाँ कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर यानी कि पंचमाक्षर अंगा, इया, अण, न और म। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिकीय ध्वनियाँ कहलाती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु नाक से बाहर निकलती है वो नासिकीय, जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो केवल मुख से बाहर निकलती है वो अनानुनासिक कहलाती है। मुख से बाहर निकलती है प्राणवायु। ठीक है, नाक से जो बाहर निकलती है सिर्फ वो नासिकीय, और जो मुख व नाक, जो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है वो कहलाती है अनुनासिक ध्वनियाँ। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आप सबको क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक करना, कमेंट करना कि क्लास को कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।